अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू प्रॉफिट बुक बाय अब्दुल्ला चौधरी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपने पिछले तमाम लेक्चर्स तैयार भी कर लिए होंगे और उनके नोट्स भी बना लिए होंगे। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। इंश्योरेंस का पता चल गया हमें, पेशेंट्स और उनका जो प्रोसीजर होता है वो कैसे डॉक्टर के पास आके चेकअप करवा के वापस चले जाते हैं और डॉक्टर अपनी पेमेंट कैसे इंश्योरेंस से लेता है, ये हमें ऑलमोस्ट आइडिया हो गया है कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सी गाइडलाइंस होती हैं। फर्दर हम इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे और आज जो हमारा टॉपिक है वो डेमोग्राफिक एंट्री और एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन है। और अगर आपका कोई भी कंसर्न है, कहीं से भी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। आप किसी भी टाइम मुझसे मैसेज करके क्यूरी अपनी रिज़ॉल्व करवा सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगा व्हाट्सएप पे भी। ये नहीं है कि सिर्फ आप वीडियोस देखें और वहाँ से ही सीखने की कोशिश करें। आपका कोई भी कंसर्न है जहाँ से आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह पूरी तरह गाइडेंस दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाज़मी दबा लें, क्योंकि इसके अंदर डेली बेसिस पे जो भी जॉब्स आ रही हैं लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, जो वैकेंसीज़ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आती हैं, वो मैं डेली पोस्ट के अंदर शेयर करता हूँ। तो आज हमने डिस्कस करना है डेमोग्राफिक्स एंट्री क्या है, एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन क्या है। आपको कुछ चीज़ें तो पता चल गई होगी कि अमेरिका के अंदर जो पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं वो पेमेंट खुद नहीं देते, उनकी इंश्योरेंस कवर करती है। तो मैंने आपको बताया था 9 स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर पूरा आरसीएम कवर होता है। आरसीएम का मतलब होता है रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। ये हेल्थ केयर जो डिपार्टमेंट होता है अमेरिका के अंदर, उसके अंदर जो आरसीएम होता है रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, ये इसके अंदर पूरे 9 स्टेप्स आते हैं, डाटा एंट्री से लेके रिपोर्टिंग तक। डिनाइल्स फिक्सेशन, आईसीडी कोडिंग, सीपीटी कोडिंग और चार्ज एंट्री वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग इन 9 स्टेप्स के अंदर कवर होता है, जिसको हम आरसीएम बोलते हैं, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। अब हमारा आज का टॉपिक है पेशेंट डेमोग्राफिक एंट्री एंड एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन। पेशेंट डेमोग्राफिक्स होते क्या हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। पेशेंट डेमोग्राफिक्स के अंदर पेशेंट का नाम, उसका एड्रेस, उसका ज़िप कोड, उसका फ़ोन नंबर, उसका सेक्स मींस कि वो मेल है या फीमेल है, उसका ब्लड ग्रुप, ये सारी चीज़ें उसके डेमोग्राफिक्स के अंदर आती हैं। अब जिस फॉर्म के ऊपर हम इंश्योरेंस को बिल या क्लेम भेजते हैं उसको हम हिकफा फॉर्म बोलते हैं। अब ये 2 तरह के होते हैं, एक को हम सीएमएस 1500 कहते हैं और दूसरे को यूबी 04 कहते हैं। अब पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो 2 तरह की फैसिलिटीज़ ये ले सकता है। या तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा अगर वो ज़्यादा बीमार है, या वो अपना चेकअप करवा के चला जाएगा। तो अगर वो चेकअप करवा के फ़ौरन चला गया है विदिन 24 आवर्स, तो उसका जो क्लेम या बिल इंश्योरेंस के पास जाता है वो सीएमएस 1500 के पास जाता है, जिसके 33 बॉक्सेस होते हैं। और जो दूसरा पेशेंट है जो 24 आवर्स से ज़्यादा हॉस्पिटल में रह रहा है, तो वो इन पेशेंट कंसीडर किया जाता है और उसका बिल या क्लेम भेजने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है, जिसको यूबी 04 फॉर्म कहते हैं। होते दोनों ही इक्वा फॉर्म है, लेकिन इनके अंदर बॉक्सेस जो है वो डिफरेंट होते हैं। अब डेमोग्राफिक्स एंट्री, डेमोग्राफिक्स के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या-क्या चीज़ें आती हैं। अब जो हमारे पास इक्वा फॉर्म होता है, उसमें सबसे पहले हमने डाटा एंट्री में उसका नाम एंटर करना होता है। और अमेरिका के अंदर जितना भी नाम चलते हैं, मतलब नाम जी पेशेंट का बैंक में, हॉस्पिटल में कहीं भी उसका नाम लिखा होता है, तो वहाँ पे एक अलग ही तरीका है नाम लिखने का। जो उसका फर्स्ट नेम होता है, वो बाद में लिखा जाता है, जो उसका लास्ट नेम होता है, वो पहले लिखा जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ, मेरा नाम अब्दुल्ला चौधरी है, तो मेरा नाम कैसे लिखा होगा वहाँ पे, चौधरी पहले लिखा होगा, उसके बाद कोमा, उसके बाद अब्दुल्ला। तो ये चीज़ें हमें अब तो पता चल गई हैं, सारी चीज़ें याद हैं, लेकिन अगर एक न्यू बंदा आता है फील्ड में तो उसके लिए स्ट्रेंज हो सकती हैं, ये कौन-सा सिस्टम है, तो वहाँ पे ऐसे ही चलता है। लास्ट नेम पहले आता है, उसके बाद कोमा आता है और फर्स्ट नेम बाद में आता है। उसके बाद हमने डाटा एंट्री करते वक़्त ये सारी चीज़ें वेरीफ़ाई करनी होती हैं कि आया जो पेशेंट डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन दे के गया है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, या वहाँ पे जो टीम बैठी है उसने जो डाटा एंट्री की है उसकी सिस्टम में, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसके नाम के स्पेलिंग्स तो चेंज नहीं है, उसकी डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं है, उसका ज़िप कोड तो चेंज नहीं है, उसका जो एड्रेस है वो तो चेंज नहीं है। ये सारी चीज़ें वेरिफ़िकेशन करने के बाद वो चीज़ें हिक्फा फॉर्म के ऊपर उतारी जाती हैं, जिनको हम डेमोग्राफिक एंट्री कहते हैं। पेशेंट डेमोग्राफिक्स की आपको समझ आ गई कि क्या होते हैं और हम कैसे उसको ऐड करते हैं। इसके अंदर कुछ ही मेजर चीज़ें होती हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर, एसएसएन, मेंबर आईडी,
ये सारी चीज़ें हमने एक दफ़ा अगर देख ली कि एक्यूरेट हैं, तो डेमोग्राफिक्स की टेंशन ख़त्म। अब आती है एलिजिबिलिटी वेरिफ़िकेशन की बारी। एलिजिबिलिटी वेरिफ़िकेशन के अंदर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि पेशेंट के पास इंश्योरेंस कौन-सी है। पेशेंट आया, उसने हमें कहा कि मेरे पास बीसीबीएस है या एटना है या मेडिकेयर है। सपोज़ उसने कहा मेरे पास यूनाइटेड हेल्थ केयर है। तो हमने सिर्फ़ उसकी बात पे ट्रस्ट नहीं करना, हमने उसको वेरीफ़ाई करना है अपने एंड पे कि वाक़ई ही इसकी इंश्योरेंस यूनाइटेड हेल्थ केयर है और वो एट द टाइम ऑफ द सर्विस एक्टिव भी है कि नहीं है। हमने इंश्योरेंस की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट कैसे है? सिंपली जैसे एचईसी की वेबसाइट्स यूज़ करते हैं या यूनिवर्सिटी के पोर्टल यूज़ करते हैं, वैसे ही सिंपली एक वेबसाइट होती है। उसके जो लॉगिन पासवर्ड्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं, डॉक्टर ने ऑलरेडी हमारे हमसे शेयर किए होते हैं या हम खुद बना लेते हैं। तो वहाँ से हम पेशेंट की एलिजिबिलिटी वेरीफ़ाई करते हैं। वहाँ पे उसका नाम, उसकी मेंबर आईडी या उसकी डेट ऑफ बर्थ या उसका एसएसएन नंबर दे के उसकी एलिजिबिलिटी पुल करते हैं। वहाँ पे उसकी सारी डिटेल आ जाती है कि पेशेंट एक्टिव है, डेट ऑफ सर्विस पे भी एक्टिव है और ये कब से इसकी पॉलिसी स्टार्ट हुई है और कब टर्म हो रही है, सारा कुछ हमें वहाँ पे पता चल जाता है। अब हमें पता चल गया उसके पास इंश्योरेंस कौन-सी है, उसके बाद हमने देखना होता है कि प्राइमरी इंश्योरेंस भी है कि नहीं। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या है? प्राइमरी इंश्योरेंस वो है, अगर एक पेशेंट के पास 2 इंश्योरेंसेज़ हैं या 3 हैं, तो अब ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर ने उसकी इंश्योरेंस देखी, 3 हैं, तो तीनों को क्लेम बिल किया और तीनों ने पे कर दिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अब अगर एक पेशेंट के पास 1 से ज़्यादा इंश्योरेंसेज़ हैं या 2 हैं या 3 हैं, तो सारी इंश्योरेंसेज़ आपस में कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं। वो कॉन्ट्रैक्टेड कैसे होती हैं? पेशेंट हर इंश्योरेंस को बताता है कि मेरे पास ये इंश्योरेंस भी है, ये इंश्योरेंस भी है। इंश्योरेंस उनसे पूछती है कि आपकी प्राइमरी कौन-सी होनी चाहिए या उनके कुछ रूल्स होते हैं, बर्थडे रूल, ये सारी चीज़ें बहुत डीप हैं और इंशाल्लाह आपको बाद में समझ आ जाएगी जब आप फील्ड में आएँगे या आप ये पूरा कोर्स देखेंगे। एट द टाइम ऑफ द विज़िट मेन कंसर्न ये होता है कि प्राइमरी कौन-सी है, सेकेंडरी कौन-सी है, टर्शियरी कौन-सी है और एक पेशेंट एक टाइम में 7 इंश्योरेंसेस होल्ड कर सकता है। मतलब उसके पास पहली है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इस तरह उसकी आगे चलती जाएँगी लेकिन मैक्सिमम वो 7 इंश्योरेंसेस होल्ड कर सकता है। अब ये पे कैसे करती हैं? जो प्राइमरी है वो ज़्यादा पे करेगी और जो सेकेंडरी है वो कम पे करेगी, जो टर्शियरी है वो उससे भी कम पे करेगी, इस तरह वो पे करती होती हैं। और ये जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं, इसको हम सीओबी कहते हैं, कोऑर्डिनेशंस ऑफ बेनिफिट। मतलब जो बेनिफिट पेशेंट ले रहा है उसका कोऑर्डिनेशन क्या है डिफरेंट इंश्योरेंसेस के साथ। तो हिक्फा फार्म के अंदर हमने डेमोग्राफिक्स एंट्री करने के बाद उसकी इंश्योरेंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो डालनी है। जैसे उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसकी मेंबर आईडी है, उसकी इंश्योरेंस का नाम है, उसकी इंश्योरेंस का स्टेटस है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कौन सी है, ये सारी चीज़ें डालनी है। और ये सारी चीज़ें वेरीफ़ाई करनी क्यों होती हैं? क्योंकि एक चीज़ होती है क्लीयरिंग हाउस। जैसे हम व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज सेंड करें और मैसेज डिले हो तो हमारे ज़हन में ख़्याल आता है कि यार फ़ायरवॉल लगी हुई है, मेरे मैसेज रीड हो रहे हैं। इसी तरह एक क्लीयरिंग हाउस होता है जो डॉक्टर और इंश्योरेंस कंपनी के दरमियान एक वॉल होता है बेसिकली। जब हम कोई भी क्लेम या बिल सबमिट करते हैं तो वो पहले क्लीयरिंग हाउस में जाता है। क्लीयरिंग हाउस उसको वेरीफ़ाई करता है कि इसके अंदर जो ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। मीन्स के पेशेंट एक्टिव है और अगर एक्टिव है उसका नाम ये है, उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, वो मेल है, फीमेल है, उसका ज़िप कोड क्या है, ये सारी चीज़ें वेरीफ़ाई करता है क्लीयरिंग हाउस। और हमें ये सारी चीज़ें पहले से वेरीफ़ाई क्यों करनी पड़ती हैं? ताकि अव्वल तो हमारा क्लेम रिजेक्ट ना हो, सेकंड अगर वो रिजेक्ट नहीं हुआ, पास हो गया है, इंश्योरेंस के पास जाके कोई मसला ना बने, इंश्योरेंस ये ना कहे कि पेशेंट का नाम गलत है, पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ गलत है, पेशेंट एक्टिव नहीं है डेट ऑफ सर्विस पे, इसलिए हमें ये चीज़ें पहले से ही वेरीफ़ाई करनी पड़ती हैं। अगर तो क्लेम हमारा क्लीयरिंग हाउस से पास हो गया, हमारा बिल क्लीयरिंग हाउस से पास हो गया, इंश्योरेंस के पास चला गया, इंश्योरेंस ने उसको प्रोसेस कर दिया तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर क्लेम हमारा रिजेक्ट हो रहा है, उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ गलत होगी, कोई ना कोई एरर होगा, वो फिर हमने फाइंड आउट करना है, जिसके लिए डॉक्टर हमें हायर करता है। वो चीज़ हमने फाइंड आउट करके उसको फिक्स करके हमने दोबारा से क्लेम सबमिट करना है। वो क्लेम फिर जाएगा इंश्योरेंस के पास, क्लीयरिंग हाउस से पास हो जाएगा, इंश्योरेंस उसको पे कर देगी। अब एलिजिबिलिटी वेरिफ़िकेशन हमारा मेन कंसर्न आज का डेमोग्राफिक्स एंट्री और एलिजिबिलिटी वेरिफ़िकेशन है। डेमोग्राफिक्स एंट्री कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको समझ आ गई है। इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी होती है, पेशेंट हर चीज़ दे के जाता है हमें, हमें जो-जो रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद एलिजिबिलिटी वेरिफ़िकेशन के अंदर हमें पोर्टल से, वेबसाइट से सारा कुछ मिल जाता है। अगर इन केस हमें नहीं मिल रहा, हम सिंपली क्या करेंगे, उनका नंबर उठाएँगे गूगल से, यूनाइटेड हेल्थ केयर का नंबर या कोई भी इंश्योरेंस हो उसका नंबर उठाएँगे, इंश्योरेंस को कॉल करेंगे, इंश्योरेंस और ये किसी भी कॉल सेंटर की तरह हरगिज़ नहीं है कि आपको तंग होना पड़ेगा, नहीं। आप सिर्फ़ इंश्योरेंस को कॉल करोगे, इंश्योरेंस कहेगी, जी आई एम अब्दुल्ला स्पीकिंग फ्रॉम यूनाइटेड हेल्थ केयर, हाउ मे आई हेल्प यू?
तो मैं उन्हें बताऊँगा कि मेरे पास एक पेशेंट है, मुझे उसकी एलिजिबिलिटी चाहिए। वो आपसे उसका नाम पूछेंगे, उसकी डेट ऑफ़ बर्थ पूछेंगे, उसकी मेंबर आईडी पूछेंगे या उसका एसएसएन, सारी कन्फर्म चीज़ें कन्फर्म करने के बाद वो पेशेंट को अपने एंड पे पुल करेंगे और आपको बताएँगे कि पेशेंट एक्टिव है डेट ऑफ़ सर्विस पे या नहीं। डेट ऑफ़ सर्विस क्या है? डेट ऑफ़ सर्विस वो है जिस दिन वो सर्विस लेने आया है, वही उसकी डेट ऑफ़ सर्विस है। सपोज़ अगर 5 जनवरी को एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया तो 5 जनवरी उसकी डेट ऑफ़ सर्विस है। तो हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो 5 जनवरी की एलिजिबिलिटी हमने लेनी है कि उस दिन एक्टिव है या नहीं है, उस दिन उसके पास कौन-कौन से बेनिफिट्स हैं या नहीं है, कौन-सा प्लान उसके पास एक्टिव है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने वेरीफ़ाई करनी होती हैं। अब इंश्योरेंस को हमने कॉल की, कॉल कनेक्ट हो गई, इंश्योरेंस का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है या उनका जो आगे फ्रंट एंड पे बंदा बैठा होता है, जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, वो हमें ये ईच एंड एवरीथिंग इन चीज़ें प्रोवाइड करता है। उससे पहले वो हमसे उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीज़ें माँगता है, जो हमारे पास ऑलरेडी होती हैं, जो वो डेमोग्राफिक्स एंट्री में वो दे के गया है। अब इंश्योरेंस वेरिफ़िकेशन के अंदर कॉम्प्लेक्स चीज़ें क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स चीज़ें ये होती हैं, हमें ये पता चल गया पेशेंट एक्टिव है, वो डेट ऑफ़ सर्विस पे एक्टिव है, हम उसका क्लेम उसको बिल कर सकते हैं इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस भी एज़ अ प्राइमरी एक्ट कर रही है। लेकिन पेशेंट अगर आया है हमारे पास, उसने आके सर्विस ली है, उसने कोई इंजेक्शन लगवाए हैं, उसने कोई पेन किलर्स ली हैं या उसका बुखार था या उसको फ्लू था, हमने अब ये देखना होता है कि क्या ये चीज़ें भी इंश्योरेंस कवर कर रही है कि नहीं? क्योंकि इंश्योरेंस का जो हर प्लान होता है, उसकी स्पेसिफ़िक लिमिटेशंस और गाइडलाइंस होती हैं कि अगर पेशेंट आएगा, मसाज करवाएगा, हम उसके पैसे पे नहीं करेंगे क्योंकि वो नेसेसरी नहीं है। इस तरह हर जो कोड होता है या हर बीमारी होती है, उसकी स्पेसिफ़िक लिमिटेशंस होती हैं, वो चीज़ें भी हमने वेरीफ़ाई करके इंश्योरेंस को क्लेम बिल कर देना होता है। और अगर कोई भी चीज़ ऐसी जो नॉन कवर्ड हो, मतलब इंश्योरेंस कहे कि मैं इसको न कवर नहीं करूँगी और हम इंश्योरेंस को बिल कर दें, तो इंश्योरेंस क्लेम को डिनाई कर देती है, जो कि नॉन फिक्सेबल होता है। उसके ऊपर हम अपील तो कर सकते हैं, अपील सिंपली कि उनसे रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कि भई हमें इसकी पेमेंट दे दें, हमने उसको सर्विस प्रोवाइड की है, हमें नहीं पता था कि ये नॉन कवर्ड है। लेकिन हम इंश्योरेंस के ऊपर ये नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते कि भई आपने इसकी हमें पेमेंट क्यों नहीं दी। तो अपील अगर रिजेक्ट हो जाए तो वो फिर क्लेम या तो पेशेंट को बिल होता है या फिर अगर डॉक्टर अच्छा हो और वो कह दे कि पेशेंट को आपने बिल नहीं करना, आप इसको एडजस्ट कर दो बैलेंस को, मतलब उड़ा दो इसको, तो वो बैलेंस उड़ जाता है। अब क्लेम अगर हमारा क्लीयरिंग हाउस से चला गया आफ्टर द एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन एंड डेमोग्राफिक्स एंट्री और क्लेम जाके पे हो गया, डिनाई नहीं हुआ, तो वो क्लेम हमारे लिए क्लोज़ हो गया। उसके ऊपर अब मज़ीद काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपका एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन और डाटा एंट्री जो डेमोग्राफिक्स एंट्री है, ये वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर इनमें अगर कोई भी मसला है आपको, कहीं से भी कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई या कोई कन्फ्यूजन है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर बायो में दिया हुआ है, तो आप किसी भी टाइम मैसेज करके मुझसे वो अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। होप सो इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें समझ आई होंगी। मैं आपको इसका एक खुलासा दे देता हूँ कि हमने इस वीडियो के अंदर क्या समझा है। इसके अंदर हमने 2 मेन चीज़ें समझी हैं, डेमोग्राफिक्स एंट्री क्या है, एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन क्या है। डेमोग्राफिक्स एंट्री क्या थी, सिंपली पेशेंट के रिलेटेड जो भी डिटेल है, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ज़िप कोड, कहाँ रहता है वो, मेल है, फीमेल है, ये सारी चीज़ें डेमोग्राफिक्स हैं, वो हमने पेशेंट से लेके सिस्टम के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड कर दी हैं। और जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं बेसिकली, ये मैं आपको बताना भूल गया, इनको हम कहते हैं ईएचआर, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। ये किसी भी तरह का इसका कोई भी नाम हो सकता है। जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन सबको हम कॉमनली ईएचआर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर ऐड कर दी, डेमोग्राफिक्स ऐड हो गए और उसके बाद आती है एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन। एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन के लिए हमने इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट यूज़ कर ली, पोर्टल यूज़ कर लिया, वहाँ से हमें उसकी एलिजिबिलिटी मिल गई। और अगर हमें वहाँ से एलिजिबिलिटी नहीं मिली तो हमने सिंपली इंश्योरेंस को कॉल कर ली, उनको पेशेंट का नाम बताया, डेट ऑफ बर्थ बताई, एड्रेस बताया या एसएसएन बताया या मेंबर आईडी बताई, तो हमें वहाँ से उसकी एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, क्या या पेशेंट एक्टिव है या नहीं है। ये 2 चीज़ें मैंने आज आपको कन्वे कर दी हैं, होप सो आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, नोट्स आपने लाज़मी बनाने हैं ताकि कोई भी चीज़ आपको भूले ना, और आपने जब इंटरव्यू देने जाना है कहीं, तो आप ये चीज़ें रिवाइज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ें सिर्फ़ आपको जॉब लेने में कामयाब नहीं करेंगी, जॉब लेने के बाद जब आप सिस्टम पे जाके बैठ जाएँगे, काम करना स्टार्ट करेंगे, ये चीज़ें आपको तब भी बहुत हेल्प आउट करेंगी क्योंकि ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी और आपके लिए काम करना आसान होगा। मैं जब पहली दफ़ा ऑफ़िस गया था और यकीन करें मुझे ऐसे लगा था कि ये काम मेरे बस का है ही नहीं, मैं ये काम कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर मैं 5-6 दिन बैठ के सिर्फ़ ऑब्ज़र्व किया कि ये काम हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक्सपर्ट हूँ।
गाइस होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज हमने सिर्फ 2 ही मेन टॉपिक डिस्कस किए हैं, डेमोग्राफिक एंट्री, एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन। अगर इसके अंदर आपका कोई भी कंसर्न हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपने चैनल लाज़मी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और आपके वो दोस्त जो मेडिकल बिलिंग में आना चाहते हैं या जिन्होंने बीएस डिग्री की हुई है या एडीपी की हुई है और वो कोई अच्छा रोज़गार तलाश कर रहे हैं या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में आना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो लाज़मी शेयर करें ताकि आपके एक क्लिक से किसी की मदद हो जाए। और अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए और लेक्चर को रिवाइज़ कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और अच्छे से सुनिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।